मेडिवल हिस्ट्री। ओके, आपका 13 दिसंबर को पेपर है एनटीएससी, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। सर यस मुझ सर। सर मुझे यस सर। क्लाइमेट समझ यस में नहीं आ रहा। आपको क्लाइमेट समझ में नहीं आ रहा है? यस सर। मतलब आप मतलब ये कहना चाहते हो आप पढ़ रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको क्लाइमेट समझना है? यस सर, किताब से मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं जो चीजें समझ पाया वो मुश्किल से 15% कंस्टिट्यूट करेगा उसका। बहुत हल्के अच्छा। हल्के चीज समझ में आई। और कितने बच्चों को क्लाइमेट समझ में नहीं आ रहा है? और ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्लाइमेट समझना चाहेंगे? क्योंकि अभी मैं रिसेंटली राइजर के बैच में क्लाइमेट चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो कि 2 से 3 क्लास में कंप्लीट होंगी, है ना? और वैसे अगर आप लोगों का एनटीएससी के लिए स्पेशल बैच चला, तो हो सकता है वो उतना टाइम उस पर ना दे पाऊँ। तो अगर ऐसे कोई चांसेस बन रहे हैं जिसमें कि आप वो क्लास अटेंड कर पाएँ, तो एडमिन से आप बात करें अपने एकेडमिक डिपार्टमेंट में, कि अगर सर ऐसा क्लैश भी तो कर सकता है, हमारी क्लास और उनकी क्लास एक दिन की। हाँ, क्लैश भी हो सकता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपको दिक्कत होगी, आपने क्लास को नहीं छोड़ना है ना? अगर ऑप्शन है तो आप वो क्लाइमेट चैप्टर क्लास में बैठ के कर सकते हैं। ओके। या तो फिर आप एनटीएससी के लिए जब स्पेशल बैच चलाई जाएगी, या पर्टिकुलरली एनटीएससी फोकस जो रहेगा, उसमें सर्टेन टॉपिक्स जो है मैं 9th का डिस्कस करूंगा, तो उसमें हम लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डाउट क्लियर कर सर दूंगा। तो जो हमारा वो, अगर मान लीजिए सर की क्लैश ना करे टाइमिंग, वैसे हमें सर टाइमिंग पता कैसे चलेगा कि क्लैश होगा नहीं होगा? तो बात करना होगा ना आपको ओके सर। एकेडमिक डिपार्टमेंट। सर लेकिन एकेडमिक डिपार्टमेंट को ये तो पता नहीं होगा कि आप कौन सा चैप्टर करा रहे हो और उसका टाइमिंग। हम्म। ओके, तो मुझे तो मालूम है ना कौन सा चैप्टर कराऊंगा, क्योंकि मैं ओके कह रहा हूँ सर। ना, तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ वैसे। सर यूपी यस आदित्य। आदित्य, योर वॉइस यूपी इज नॉट ऑडिबल। एनटीएससी क्या है, बस मेनली होगा। आपकी आवाज कट रही है आदित्य, एम क्लियर आई नहीं हो रही है। ऑडिबल नाउ? हाँ बताओ, व्हाट यू आर सेइंग आदित्य। हेलो। सर सिलेबस एनटी यूपी एसएसटी। आदित्य, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आप चैट में लिख सकते हो। ओके। तो ठीक है, हम लोग तैयारी अपनी जो है उसी तरीके से रखेंगे। टुडे आई थिंक 8 ऑफ अक्टूबर। ओके, 8 ऑफ अक्टूबर नवंबर, 15 ऑफ नवंबर तक अगर हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा, है ना, तब जाकर आप 15 से 20 ऑफ नवंबर मान के चलते हैं। फिर आपके पास 10 से 15 डेज का टाइम रहेगा। आप सारी चीज़ फिर एलटीएस से रिलेटेड क्लास चलेगी स्पेसिफिक। ओके, समझ में आ रही है बात? तब आप जो है कि उसको सारे चैप्टर यस सर। को कर पाएँ। यस सर। उस यस हिसाब से सर। तो अभी हम लोगों को कई सारे चैप्टर पढ़ने हैं, यार मेरी भी बात नहीं। है ना? तो थोड़ा सा हम लोग गेयर अप हो जाए। अब मैं अगर आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूँ मुझसे कि मैं आपसे आके क्वेश्चन पूछूं और आप आंसर दो, थोड़ा सा अब ये नहीं हो पाएगा। ठीक है? और ऐसा हो सकता है कभी रैंडमली मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, मैं चेक करता रहूँगी आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं। तो होपफुली आप सभी लोग यहाँ पे एनटीएससी के लिए ही हैं और उसको सीरियसली लेंगे और रेगुलर पढ़ते रहेंगे, देन ओनली यू विल क्रैक दिस सर आदित्य एग्जाम। वर्मा ने अपना क्वेरी पोस्ट कर दिया उसने। यस सर, सिलेबस पूछना था। क्या क्वेरी है सर? व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एनटीएससी यूपीएसएससी? तो आपको एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर स्टडीइंग राइट नाउ हियर। हो सकता है यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी उसमें आ जाएं, तो थोड़ा उस पर फोकस करो। सर ओके। यूपी के स्टेट बोर्ड में से क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन वो एंशिएंट और मेडिवल के भी कुछ हिस्ट्री जो है पूछ लेते हैं। ओके, तो दैट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन।
मैं कुछ जो है मैं बात करता हूँ यूपी एनटीएससी के लिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों आपको दिला दूंगा जो यूपी से हैं, एंशिएंट और मेडिवल की, तो आप उसको एक बार तो वो क्या पूछ करेंगे, रहे सॉल्व करंट आउट अफेयर भी करेंगे। आएंगे। करंट अफेयर डिपेंड, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। बट एनटी देखा जाता है तो करंट अफेयर्स के बहुत कम चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस आपके जो है 9th-10th के ही सिलेबस में रहते हैं। ओके, यूपी के एनटीएस यूपी का वही हिस्ट्री में चेंजेस आते हैं मेजर, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री देखी जाती है उसमें। आप पेपर पहले उठाओ और देखो क्या जो बात है वो ठीक है, मैच कर रही है। ओके, आदित्य वर्मा, एक होमवर्क करो कि आप जो है यूपी के एनटीएससी का पेपर उठाओ और देखो आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो और कौन से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, और वो क्या एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के ही हैं। थोड़ा इस पे होमवर्क करो और नेक्स्ट यस क्लास में सर। बताओ इसका। ओके, बाकी जो भी यूपी से हैं, यूपी से और कोई है एनटीएससी जो दे रहा है, जिसके स्कूल सर आदि गाजियाबाद में सिंह। है? आदि सिंह, आप भी यही सेम काम करेंगे? जिसका स्कूल गाजियाबाद या यस नोएडा सर में मेरे है? पास है पेपर्स। ओके देन गुड। सर वो लोग इस बात को ध्यान से समझें और जाने। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर जो एसएसटी में 9th क्लास में जो हिस्ट्री के लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, सर मैंने देखा रिसेंट ईयर में उनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो मैं उन्हें स्किप करने का रिस्क ले सकता हूँ? नहीं, क्लोथिंग का पिछले बार आया तो था, क्लोथिंग चैप्टर से एक क्वेश्चन था एनटीएससी या में सर पिछली एक बार। ही क्वेश्चन था बस, उससे लास्ट ईयर नहीं आया था एक भी। हाँ, तो एक ही क्वेश्चन बस नहीं कह सकते आप ना, वो डिलीट हुए 2-3 साल हो गए, फिर भी एक क्वेश्चन आ गया। कोई प्रोडिक्शन नहीं दे सकता कि आज आने वाले समय में या आने वाले पेपर में उसमें से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, आपको उसको देखना ही होगा। ओके सर, मैंने एक चैप्टर से कवर करा है, ऐसे मैं धीरे धीरे कर लूंगा कवर, हिस्ट्री में अपने आप कर लूंगा। हाँ चलो, तो मेरा आज कैमरा वर्क नहीं कर रहा है विदाउट ऑफ ऑर्डर स्पेस, ठीक है, होपफुली कि जल्दी रिजॉल्व हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ज्योग्राफी का है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मैप में ये क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में आपसे जो है इस बार मैप में इससे क्वेश्चन आएंगे, और एनटीएससी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन मैथ्स यहाँ में कैसे से आएंगे क्वेश्चन? मैप में मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ओके सर, मैप में सॉरी। प्लॉट कर। जैसा प्लॉट करने को कर। हाँ, वो सीबीएसई के लिए ये अपडेट है। एनटीएससी में यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको साइंस, जो साइंस से रिलेटेड है, आपने साइंस में इस चैप्टर को पढ़ा होगा। आई होप कि आप मोर और लेस कई सारी चीजें जानते होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मेटालिक, नॉन मेटालिक, ये वर्ड से आप फैमिलियर होंगे। डक्टाइल, मैलिएबल, सोनरस, इस वर्ड से भी यस फैमिलियर, सर। यस फेरस, सर। नॉन यस फेरस, सर। है ना। तो आई होप कि आप सभी बच्चे ये सारे बेसिक चीजें जान रहे हैं। साइंस में ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, तो उसको उन सारी चीजों को रिकॉल करना वाइल स्टडिंग दिस ज्योग्राफी। बट यहाँ पे इस ज्योग्राफी चैप्टर में आप पर्टिकुलरली ये मिनरल्स को जब आप पढ़ोगे तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। कुछ टर्म्स आ भले जाएंगे, आप समझ जो है साइंस के जरूर हैं, बट ओवरऑल हमको इसको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि हम ज्योग्राफी में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका बेनिफिट है, ठीक है, इन मिनरल्स का हमारी लाइफ में, इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, कौन कौन से प्लेस में कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी। ओके, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इन मिनरल्स से हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्या प्रॉस है इसके और क्या कॉन्स हैं, ऐसे कहा जाए। तो यही सब हम लोग गो थ्रू करेंगे। हाँ, साइंस के भी कुछ टर्म्स हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। ओके, यस यस सर। सर। तो मिनरल्स का जो हमारी लाइफ में रोल है, ठीक है, बहुत बड़ा है। इज अ इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। हम मिनरल से घिरे हुए हैं, मिनरल से क्या है, घिरे हुए हैं, वी आर सराउंडेड बाई मिनरल, ठीक है। और लेट्स सी हाउ वी आर सराउंडेड बाई मिनरल।
and which kind of minerals are present around us. So when you will start this chapter, so you will find almost everything we use, okay, almost everything we use from teeny pin to a towering building or a ship, all are made from minerals. सब कुछ मिनरल से बना है। आस पास लगभग अपने घर में भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मिनरल से बनी हुई हैं। और मिनरल्स अगर आप देखो तो पूरे अर्थ क्रस्ट का 1% है। अभी आगे पढ़ोगे, ठीक है, आगे आप ये पढ़ोगे बात, 1% ऑफ द अर्थ। इवन जब हम फूड भी इनटेक करते हैं तो उसमें भी हम 0.3% मिनरल रखते हैं। अदरवाइज जो भी 99.7% हमने फूड सब खाया है, इनटेक किया है, वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? Yes. यस सर। फेस्टिवल में, रिलीजियस सेरेमोनियल लाइफ में यूज मिनरल्स, ठीक है। तो हम लोग हर एक जगह से जो है कि मिनरल से जुड़े हुए हैं। मिनरल का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारे लाइफ में। अब ये इस इंडिस्पेंसिबल पार्ट में आप एक चीज जान लो, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछा जाए, टूथपेस्ट, ठीक है। टूथपेस्ट में सिलिका, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस थिंग, है ना? एल्युमिनियम जानते Yes, हो, sir. लाइमस्टोन, यस सर। यस ये सर। सब क्लीनिंग करते हैं। फ्लोराइड, ये क्वेश्चन एक बार एमपीएससी में आया था, is used to reduce cavities. Which mineral is used to reduce cavities? The answer was fluoride. ठीक है, तो fluoride is used to reduce cavities. It comes from a mineral fluoride. Okay. Symbol कुछ FN. minerals है जो, हाँ, कुछ minerals spark, कुछ टूथपेस्ट स्पार्क करते हैं। What is the reason behind it? Mica. ठीक है, रीजन क्या है? माइका। तो दिस इज व्हाट सर वो जो क्लोजअप वाले जैसे जो रेड कलर के जो टूथपेस्ट होते हैं उन सब में। हाँ हाँ, स्पार्कलिंग होती है ना कुछ टूथपेस्ट में, तो माइका के। ओके, फिर उसके बाद 0.3%, आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज द रूल। ये 0.3% याद रखिएगा। वैसे 0.03 क्या है? परसेंटेज ऑफ टोटल इनटेक। 0.03 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो याद होगा, बस एक जीरो हटा देना, पॉइंट। मिनरल। अब व्हाट इज अ मिनरल? जियोलॉजिस्ट इसको जो है कहते हैं, इट इज अ homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure. If someone asks you what is mineral, you should write in this way. ठीक है, तो जो रॉक है, इस रॉक में where is that? Minerals and energy resource. अब ये मिनरल्स के बारे में पहले थोड़ा सा क्रस्ट, मैंटल, वो ये तो सबने पढ़ा ही है। तो Yes, यहाँ sir. मोल्टेन स्टेट Yes, में जो sir. मैंटल होता है, तो क्रैक्स एंड क्रेविसेस में ये मोल्टेन क्या होता है, अलग अलग जगहों से बाहर निकलता है। क्रस्ट की डेंसिटी वैरी करती है फ्रॉम लैंडफॉर्म टू सी। जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट का ये क्रस्ट की डेंसिटी मान लेते हैं, तो ये लैंडफॉर्म है, लैंड है, और ये सी है। तो सी में आप जानते ही हो डेप्थ है, ऐसे होगा ना, कुछ ऐसे Yes, sir. मान लेते हैं। तो यहाँ पे वाटर होगा। Yes, sir. तो वॉल्केनिक इरप्शन होने का सबसे ज्यादा चांस कहाँ पे होता है? Ocean में. इस पोर्शन में या इस पोर्शन में? में, ठीक है। या तो फिर बाउंड्री, जब या बाउंड्री में होता है, जब आपने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा होगा कि दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तब। Yes, तो sir. ये Ninth जो में. न्यूक्लियर एनर्जी है, कन्वेंशनल एनर्जी है, वो यहाँ से रिलीज होती है।
ठीक है, सपोज दिस इज अ वॉल्केनो, यहाँ से ये, इसके थ्रू ये क्या हो गए, न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज, मैग्मा, कठिन मैग्मा ये निकल रहा है और ये एरप्ट हो गया है। तो डिफरेंट क्रैक, क्रेविसेस, ठीक है, फॉल्ट, जॉइंट, वहां पे भी ये जाके क्या होते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं। गैसियस या लिक्विड फॉर्म में जब ये निकल रहे हैं तो ये जो क्रैक एंड फॉल्ट एंड जॉइंट्स हैं उसमें जाके ये क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं। ओके, और सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो हम उसी सॉलिडिफाइड को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो एक्सट्रैक्ट किससे होता है, रॉक। तो रॉक्स में मिनरल्स जो है कि वैरी कर सकते हैं, ठीक है, मिनरल्स क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। तो वो वैरी करते हैं जब, तो हम देखते हैं कौन सी मिनरल का प्रेजेंस ज्यादा है, उस मिनरल को हम फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं। और वो मिनरल अपने प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो अपने कोर फॉर्म में होता है, उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। और आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दिस वर्ड ऑल्सो। यस सर। इसमें क्या है, प्योरिटी। यस सर। तो इसी इम्प्योरिटीज से हमें क्या निकालना है, प्योर सब्सटेंस निकालना है, जो फर्दर हम डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के थ्रू करते हैं और उसमें से प्योर मेटल और प्योर मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं। समझ में आई बात ये? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब हम किसी भी अब हम एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो हम देखते हैं कहीं पे अगर रिजर्व है किसी भी मिनरल का, तो उस मिनरल के रिजर्व को फर्दर माइन में चेंज करने के लिए हम कई सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर ये है कि मिनरल मोरलेस देखा जाए तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे रिसोर्सेज को मैंने के केस में मैंने बताया था, मिनरल इज आल्सो अ रिसोर्स, तो रिसोर्सेज आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हम रिसोर्सेज कहाँ से निकालते हैं, हम फ्रॉम वेयर वी एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज, वी एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम दैट प्लेस where it is economically viable, ठीक है। इकोनॉमिकली क्या, नेचर, abundant as well as economically viable। इकोनॉमिकली वायबल मतलब सपोज It is यहाँ पे एक abundant। मिनरल का डिपोजिशन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये इसका प्रेजेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन रीजनेबल है, क्या है, रीजनेबल। तो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन यहाँ पे रीजनेबल है, तो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन जब रीजनेबल होगा तो इट मींस इसके ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट कम लगेगी, या फिर जो भी लगे XYZ वो फर्दर ऐड होगी मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में ऐड होने के बाद इसको एक प्रॉफिट के साथ क्या कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन क्योंकि रीजनेबल था, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें जो है ज्यादा पैसे लग रहे हैं वो, और फिर उसमें प्लस आप मैन्युफैक्चरिंग जोड़ दो, प्लस आप अपने प्रॉफिट जोड़ दो, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसके कंपेयर में ज्यादा होगा। तो किसका सामान बिकेगा, इनका या इनका, फर्स्ट वन का या सेकंड वन का, फर्स्ट वन। सर जिसका सेलिंग प्राइस, सर जिसका सेलिंग प्राइस कम हो। फर्स्ट वन। फर्स्ट वन का कम। So we will look that whether the reserve is economically viable or not. Will it be fruitful to have this mineral, to extract this mineral? जब होगा तभी जाएंगे, या तो फिर पूरे वर्ल्ड वाइड वो कहीं ना हो और वो हमारे पास ही हो, तो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन XYZ कुछ भी हो, हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और डिमांड जितनी भी डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे और ट्रेड करेंगे। समझ में आ रही है बात? सर। यस सर। पहले बात सर आपने भी सर 3 मिनट पहले भी आपने सर क्या बताया, तो मेरा इंटरनेट लॉस हो गया। क्या सर आपने भी क्या बताया सर 2-3 मिनट पहले? मैंने ये बताया कि किसी भी रिजर्व को हम माइन कब बनाते हैं, जब वो इकोनॉमिकली वायबल हो, ठीक है। वो क्या हो, इकोनॉमिकली वायबल। इकोनॉमिकली वायबल मतलब कि हम अगर उसको एक्सट्रैक्ट करें तो हम उसको एक अफोर्डेबिलिटी के साथ लोगों को बेच पाए। Resources is resource when it is technologically accessible, इकोनॉमिकली फीजिबल, economically Culturally feasible, acceptable. देखो आ गया ना इसमें, and culturally Yes, sir. acceptable, एक्सेप्टेबल। ठीक है। तो इकोनॉमिकली फीजिबल, इकोनॉमिकली वायबल होगा तभी हम उसको यूज करेंगे, अदरवाइज हम उसको यूज
नहीं करेंगे जब तक कि हम वो इकोनॉमिकली फीजिबल ना हो। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीजों को, समझेंगे आगे। तो हमने क्या पढ़ा, रॉक्स कई सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो उसी से हम वहीं से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हार्डेस्ट डायमंड से लेके सॉफ्टेस्ट स्टार्च तक क्या करते हैं, वैरी करता है ये मिनरल। तो यस, रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ homogeneous substance called mineral. Some rocks, for instance, limestone, ये rock है limestone, consist of single mineral. ठीक है, but majority of rock consist several minerals. कुछ ऐसे रॉक होते हैं जिसमें एक ही काइंड का मिनरल पाया जाता है, जैसे लाइमस्टोन, और बाकी ज्यादातर केसेस में देखेंगे तो रॉक में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो 2000 मिनरल्स आइडेंटिफाइड हैं, देख लेना। नाउ a particular mineral that will be found from a certain combination, ये आप जानते हैं फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस हमें रिक्वायर्ड होती है। यस वही सर। मिनरल जो हम देखते Yes, हैं, sir. वही मिनरल देखते हैं जब, ठीक है, उसका जो फॉर्मेशन होता है वो उसके फिजिकल और केमिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और उसका क्या किस तरीके से फिर फर्दर उससे हम मटेरियल बना सकते हैं उस पर डिपेंड होता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। यस सर। Different mineral has different physical and यस chemical सर। properties. तो इसके हार्डनेस, इसके क्लस्टर, इसकी डेंसिटी, ये सब वैरी करती है। इसका कलर ये वैरी करता है। तो जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट तो दो अलग तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, मिनरल्स को जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट दो अलग तरीके से पढ़ते हैं। जियोग्राफर के लिए क्या है, एक पार्ट है अर्थ क्रस्ट का जो कि लैंड फॉर्म समझने में हेल्प करता है। ओके, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से इससे होंगी, तो इसको इस तरीके से एसोसिएट करके पढ़ता है। बट जियोलॉजिस्ट कैसे पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि कैसे ये मिनरल बने, इनका एज क्या है, इनकी फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। मतलब जियोलॉजिस्ट पर्टिकुलरली मिनरल को रिसर्च करके मिनरल को जानना चाहते हैं, जियोग्राफर ये जानना चाहते हैं कि मिनरल कहाँ कहाँ है और उससे क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। सर एक बार रिपीट कर दो सर, ज्योग्राफर चाहे जियोग्राफिकल कौन होते हैं? जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट। ओके, जियोग्राफर जो ओवरऑल लैंड फॉर्म को पढ़े, जियोग्राफी को पढ़े, ठीक है, और वो क्या वो पूरे लैंड फॉर्म को पढ़ते हैं, तो वो जब मिनरल पढ़ते हैं तो उसको एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट मानते हैं। ठीक है, और उससे ये फिर उसको एसोसिएट करते हैं कि इससे किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। ओवरऑल जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जियोलॉजिस्ट मिनरल को और मिनरल के फॉर्मेशन तक जाते हैं, उनके एज, उनके फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन को पढ़ते हैं। मतलब वो पर्टिकुलरली मिनरल पे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, फोकस्ड होते हैं। मतलब सर वो गहराई से उसे, और जियोग्राफर हॉलिस्टिकली क्या करते हैं, मिनरल्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट को लैंड फॉर्म को समझने के लिए जियोग्राफर पढ़ते हैं। जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि मिनरल्स को, इसमें से जो मिनरल यहाँ पे पर्टिकुलरली सपोज ये मिनरल है, तो इस मिनरल को समझेंगे, ये मिनरल आया कहाँ से, यहाँ पे इसके एज क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब याद रखिएगा, जियोलॉजिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम। अब हम देखते हैं मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, कैसे कैसे मिनरल्स हमें देख सकते हैं। ऑकरेंस क्या है मिनरल्स का, आप जानते हो ओर्स में फाइंड होते हैं जो कि इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, तो अदर एलिमेंट से मिले होते हैं। इससे हम फर्दर क्या करते हैं, ओर से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को और देखते हैं ये कमर्शियली, मैंने इकोनॉमिकली वायबल कहा था, यहाँ पे कमर्शियली वायबल लिखा है। ठीक है, हम कंसंट्रेशन को कुछ इस तरीके से देखते हैं, या जो मिनरल का ओर है वो सफिशिएंट है या नहीं है। अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो क्या ये हमें कमर्शियली वायबल होगा,
क्या इसको हम माइंड करें? क्या एक इजीनेस से ये माइंड हो सकता है? कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन देखते सर हैं इसे तो सर ओवरऑल, इसे इकोनॉमिकली फिजिबल भी कर सकते हैं। हाँ वही कमर्शियली वायबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एक ही हुआ। यू कैन यूज दिस इंटरचेंजेबली। ठीक है, तो हमें फॉर्मेशन के बारे में समझना है, तब हम जाके ये सारे स्टडी उससे कर पाते हैं। तो हम जब एक्सट्रैक्शन देखते हैं तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, आई थिंक इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, ये रॉक यस Yes, सर, sir. सारे राके यस सर। क्लियर है सर ये। यस जैसे सेवन में सर। पढ़ा था। यस सर, 6 में पढ़ा है। इग्नियस इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक में आप देखो तो क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट और जॉइंट में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। जब ये स्मॉलर ऑकरेंस में पाए जाते हैं तब कहते हैं इसे वेन, और जब ये लार्जर ऑकरेंस में पाए जाते हैं तो इसको कहते हैं लोड। ठीक है, अगर फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे समझने के लिए, या फिर आप ऐसे ये रॉक मार्क, तो समझ लेते हैं वहां पे ये एक तरह का क्रैक है, ऐसे जॉइंट। सर ये क्या चीज है? ऐसे ही रॉक है। तो यहाँ पे जो मिनरल का ऑकरेंस होगा वो स्मॉल प्रोपोर्शन पे होगा, और यहाँ पे लार्ज, है ना, यहाँ पे मिनरल का ऑकरेंस लार्ज पे होगा, यहाँ पे स्मॉल होगा, तो इसको बुलाओ वेन, इसको बुलाओ लोड। ठीक है, और ये किसमें है? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। सर तो वेन्स और लोड्स में ही इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो मिनरल का ऑकरेंस होता है, अगर स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है तो उसको वेन्स कहते हैं, लार्जर में होता है तो उसको लोड्स कहते हैं। ओके सर। और वो कहाँ देखा जाता है? क्रैक्स में, क्रेविसेस में, फॉल्ट में, जॉइंट में, वहां पे आके सॉलिडिफाई होता है। जैसे मैंने अभी इसके पहले लेक्चर में बताया, नीचे से जब वो मैग्मा निकल रहा है मॉल्टन या गैसियस फॉर्म में, तो वो ऊपर आके क्या होता है? इसी क्रैक्स और क्रेविसेस में सॉलिडिफाई हो जा रहा है। इस रॉक में आया कहाँ से? ही नीचे से आया। ठीक है, वही आके फर्दर क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया, और वहीं से फिर हम सॉलिडिफाई हो गया। अब देखो, in most cases they are formed when minerals in liquid, molten or gaseous form are forced upward to cavities towards the earth surface. They cool and solidify as they rise. Major metallic mineral like copper, zinc, lead, tin are obtained from veins and lodes. Underline कर लो ये सबको, very important for exam. Though not for CBSE but can come in your NTSC, that which among the following are formed in veins and lodes? So it's tin, copper, zinc, lead. सर Yes. सर सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ नहीं मिलता। क्या सेडिमेंट्री अभी हम पढ़ेंगे, सेडिमेंट्री में भी देखते हैं। देखो आ गया नीचे सेकंड सेडिमेंट्री। तो इन केस ऑफ सेडिमेंट्री, अब सेडिमेंट्री देखो, सेडिमेंट्री रॉक है, आप जानते हो पोरस रॉक, रिवर डिसेंड करती है। आपको मालूम है नदन प्लेन का फॉर्मेशन इंडिया में, अलुवियल सॉइल, पढ़ा है? यस सर। यस सर, पढ़ा ये तो। अगर ये हम लेयर मान लें सेडिमेंट्री रॉक का, यस तो लेयर अगर मान लें तो ये लेयर में कोल, आयरन ओर, कोल का फॉर्मेशन जानते हैं आप, वही पेड़ पौधे हैं यस जो नीचे दब गए हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, है ना, कोल में चेंज हो गए। कुछ हैं ऐसे मिनरल्स जो कि अपवर्ड भी पाए जाते हैं। ओके, जैसे आपके पोटैश वगैरह हो गए, सोडियम सॉल्ट राजस्थान के एरिया में, लाइमस्टोन वगैरह, तो बेड या लेयर्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे मिनरल कैसे पाए जाते हैं? बेड एंड लेयर। और ये डिपोजिशन वर्क है जो, ठीक है, डिपोजिशन वर्क आप जानते हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पे लेयर क्यों बन रहे हैं?
लेयर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि रिवर्स आर डिसेंडिंग आउट एंड दे आर डूइंग देयर डिपोजिशन वर्क। आप जानते हो सिल्ट, क्ले, सेडिमेंट, डिपोजिशन वर्क यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, बाय sir. हिमालयन रिवर, है ना। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग केसेस। So coal and some forms of iron ore have been concentrated as the result of long periods under great heat and pressure. और another group अगर देखो sedimentary minerals का तो it includes gypsum, potash salt, sodium salt, और इनका formation evaporation, particularly in राजस्थान arid region जहाँ पे बारिश कम होती है। evaporation की वजह से यहाँ पे ये जो है कि मिनरल्स पाए जाते हैं। अब मिनरल्स हैं क्या? रॉक। समझ में आ रही बात? यस सर। सर सर गोल्ड सिल्वर जैसे जो मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में? कौन से? सर गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम ये सब। हाँ वो भी मैं बता रहा हूँ, गोल्ड सिल्वर पे भी मैं आता हूँ। वो फ्री स्टेट में आते हैं। हाँ मैं अभी उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, वेट फॉर अ व्हाइल। हम उस पर भी आते हैं, उसको प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। आई विल डिस्कस, वेट फॉर अ व्हाइल। तो नाउ द थर्ड वन, जो थर्ड वन है फॉर्मेशन का, वो क्या है? वो क्या इन्वॉल्व करता है? उसमें जो रॉक होता है उसके ऊपर का जो क्लेई सब्सटेंस होता है वो वेदर आउट हो जाता है, वेदरिंग हो जाती है। और वेदरिंग का कारण कुछ भी हो सकता है। वन ऑफ द मेन रीजन वेदरिंग का है आपका टेम्परेचर। वाटर प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होता है? तो ऊपर से टूटने लगता है। ठीक है, वेदर होने लगता है। तो जो वेदरिंग होने के बाद जो क्लेई सब्सटेंस है उसका हट जाना और बाद में जो बचा हुआ सब्सटेंस है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? मिनरल कहेंगे। अगर कोई मिनरल ऐसे सर पाया जाता है, हाँ सर यहाँ पे वेदरिंग सर वैसे मतलब आपने बताया कि वेदरिंग टेम्परेचर से के बढ़ जाने से होती है, तो ऐसा कैसे होता है सर? वेदरिंग टेम्परेचर से भी हो सकता है, रनिंग एक्शन ऑफ वाटर से भी हो सकता है। ठीक है, सर और टेम्परेचर से कैसे होगा? टेम्परेचर अगर हाई होता है, सर आपकी वॉइस बहुत लो हो गई। आवाज आ रही है? आपकी स्क्रीन ये सर अब Yes, अब आ yes, गया sir. सर। Am I clear? मेरी आवाज आ रही सर है? स्क्रीन नहीं आ रही। यस सर। सर आवाज सर नहीं आपकी Yes, sir. प्रेजेंटेशन हट गई। वेट मैं प्रेजेंटेशन फिर से ले आ रहा हूँ, वेट कीजिए। तो वेदरिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा था, तो उसको सुन लीजिए। वेदरिंग जो है आपका किसी भी एक्शन से हो सकता है, नेचुरल फोर्स के कारण हो सकता है। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. हाँ, यस सर। यस सर। वो आपके क्लाइमेट चेंज, फिर टेम्परेचर, फिर रनिंग एक्शन ऑफ वाटर, है ना, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से वेदरिंग होती है। वेदरिंग क्या मतलब? रॉक का टूटना। ठीक है, रॉक का क्या होना? टूटना, अपर सरफेस का टूटना। समझ में आ रही है बात? पत्थर क्या होता है? पत्थर को एक जगह रखो तो उसके ऊपर से थोड़ा बहुत टूटता है ना एक समय के साथ। यस सर। हाँ, तो वही सर बात वो कही जा होता रही है, कैसे है? उसी को वेदरिंग कहते हैं। मैं कह रहा हूं सर टेम्परेचर से कैसे होता है? टेम्परेचर अगर हाई होगा, तो टेम्परेचर उसमें अगर क्रैक हाई कर आई थिंक लेंगे। वॉल्यूम सर मैं बताऊं? सर रॉक्स मेल्ट हो जाएंगे। हाँ, तो आपने साइंस में कहीं पढ़ा होगा ना, टेम्परेचर का सर इफेक्ट पड़ता पिछले है। साल, यस सर सर पिछले पिछले साल साल ही पढ़ा पढ़ा था। था। सर वहाँ बायोलॉजी में में था। टेम्परेचर जैसे पिछले साल ही पढ़ा था बायो में। बता दो एक बार फिर से, आप रिपीट कर दो सर वैभव। जब टेम्परेचर हाई होता है तो रॉक एक्सपैंड करती है, और जब टेम्परेचर थोड़ा लो होता है तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है सर। इसी के कारण क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, क्रैक्स जिसकी डेवलप हो रॉक जाते वेदर हो हैं। जाती है। और सर वो फिर बेहतर कर जाता है क्रैक की वजह से। तो वेदरिंग वही है, ठीक है, अपर सरफेस का टूटना। ठीक है, वेदरिंग क्या हुआ? अपर सर सरफेस। और जब रिवर रिवर, अब जब देखो एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, माउंटेन से जब वाटर क्या कर रही है? डिसेंड कर रही है नीचे, फ्लो तो करता उसमें भी है। वेदरिंग होती है रॉक्स की। जब मैं कहता हूँ कि जो सबसे हल्की मिट्टी है, तो वो हल्की मिट्टी आई कहाँ से? एक रॉक में से ही तो टूट के आई है वो।
भारी मिट्टी, हल्की मिट्टी में मैं कुछ ऐसे बताता हूँ ना, तो हल्की मिट्टी नदी में आई कहाँ से, वाटर में आया ये कहाँ सर से, सिल्क। ठीक है। तो छोटे उसके लेयर्स क्या होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टूटते रहते हैं, वेदर होते रहते हैं। चलो, स्क्रीन विजिबल है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके वेट, यस सर, अब आ यस गए। सर, नॉट विजिबल। यस सर, अब आ गए। यस सर। यस सर, नाउ इट्स विजिबल। यस सर। चलो, तो ये थर्ड पॉइंट है आपका, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर। ये हमें मिलता है, इससे हमें क्या मिलता है, बॉक्साइट। क्या मिलता है, बॉक्साइट। बॉक्साइट ऐसे ही फॉर्म होता है। बॉक्साइट से हमें मालूम है आप लोगों को शायद। यस सर, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। का ओर है बॉक्साइट। हाँ, बॉक्साइट अभी ओर डिस्कस से करेंगे। एल्यूमिनियम। जी, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। ये क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फेरस, नॉन फेरस और अ नॉन मेटालिक। आई थिंक ये टर्म, ये वर्ड आप लोग सभी लोगों को क्लियर है, मेटालिक, नॉन मेटालिक। यस सर। यस सर। यस सर। सर ने बताया। हाँ, यस तो सर। ये टर्म अच्छे से याद रखिएगा, इसके एग्जाम्पल अच्छे से याद रखिएगा। मेक श्योर दैट यू मेमोराइज these examples very well. For social science मैं बता रहा हूँ, I don't know about chemistry right now here, but for social science make sure that you memorize this example, क्योंकि यहीं से पूछ लेंगे which among the following is a non metallic or non ferrous। उसमें लिख देंगे माइका, सपोज पूछते हैं नॉन फेरस, उसमें लिख देंगे माइका, सल्फर, लाइमस्टोन और फिर कॉपर। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छे से तो याद कर लीजिएगा। तो मिनरल्स को सेग्रीगेट किया गया इनटू 2-3 पार्ट्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी मिनरल। हम लोग क्या करेंगे, यही पढ़ेंगे, पहले मेटालिक पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटालिक, फिर एनर्जी पढ़ेंगे। मिनरल्स में हम यही कवर अप करेंगे एक करके। अब चौथा ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स हम देखते हैं, अलूवियल डिपॉजिट, जिससे कि अभी कहा किसी बच्चे ने, सेडिमेंट्री अलूवियल डिपॉजिट। एक मूवी आई थी मोहनजोदारो, देखा था आपने? नो सर। यस सर। नो सर। सर 2017 में आई थी। ठीक है, मोहनजोदारो में देखोगे वैली, वैली तो जानते ही हो, ठीक है। वैली वगैरह में क्या होता है, फुटहिल्स में, ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट या मिनरल, मिनरल लाइक गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लैटिनम पाए जाते हैं, ठीक है। इनको प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है, वैली फ्लोस में पाए जाते हैं। उस मूवी में भी ऐसा ही दिखाया गया था कि वैलीज में, पानी के नीचे, वह जहाँ पानी बह रही थी, जो वैली था, वहीं से उन लोगों ने पीला धातु निकाला, एक ऐसा धातु जो कि जंग, जिसमें जंग नहीं लगता, जो चमकता है, वो गोल्ड। ठीक है, गोल्ड। तो प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। ऐसे डिपॉजिट को क्या कहा जाता है, प्लेसर डिपॉजिट। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एनटीएससी में कई बार आता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ प्लेसर डिपॉजिट, गोल्ड, सिल्वर, टिन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? सर ये गोल्ड और सर यहाँ पे वैली में आता कहाँ से? क्या कह रहे हो? सर जो हमारे पास गोल्ड सिल्वर मिनरल्स है, सर ये वैली के अंदर आते कहाँ से हैं? वैली के अंदर आते कहाँ से हैं? अच्छा, तो ये आपने आपका क्वेश्चन यहाँ वहां पे भी हो सकता था कि सर ये रॉक में मिनरल्स कहाँ से आते हैं, ऐसा सर भी वो हो सकता तो वॉल्केनिक, क्रैक। सर वो तो आपने बताया था कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से आते हैं सर, पर यहाँ पे तो सब कुछ साफ है वैली में तो। हाँ, तो ये सर्टेनिटी से कैसे कहा जा सकता, कोई इंसान तो जाके वहां पे नहीं रखता है, देखो ये तो मैं फॉर श्योर, ठीक है। वो वहां पे उसका फॉर्मेशन हो रहा है, आप पर्टिकुलरली गोल्ड के बारे में, जैसे कोल के बारे में कहते हैं, कोल से ही आपका जो है कि सबसे अच्छा फॉर्म है एंथ्रासाइट, है ना। और एंथ्रासाइट ही हायर
हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में फर्दर किसमें चेंज हो जाता है, डायमंड में चेंज हो जाता है। मालूम है आप लोगों को एंथ्रासाइट? यस सर, यस सर, याद है। सर क्या बोला अभी आप? एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके डिपोजिशन में भी, ठीक है, मिनरल्स का ही है, तो मिनरल्स बाद में फर्दर, ठीक है, चेंज होके गोल्ड में चेंज हो जाते हैं। देख लेना एक बार, गोल्ड का अब है ये क्या, मिनरल, फॉर्म ऑफ मिनरल, एक ऐसा मिनरल जो कि इंसान कहता है कि ये कोरोडेड नहीं होते, ये शाइनी होते हैं, ठीक है। आप देखोगे स्पेस वगैरह में इनका यूज भी होता है, गोल्ड और सिल्वर का रॉकेट वगैरह में। सुपर कंडक्टर है ये। यस सर, सिल्वर एंड गोल्ड। यस सर, लेकिन सर सर्टेन टेम्परेचर पर है। यस सर। ठीक है, अब ये यहाँ आते आते कहाँ से हैं, ये थोड़ा सा देखने वाला। ओवरऑल जो भी ऑकरेंस हो रहे हैं, जो भी हम मिनरल्स हैं, सारे कहाँ से आ रहे हैं, और क्रस्ट से ही आ रहे हैं। ओके, चलिए आगे फर्दर देखते हैं। Okay, sir. नेक्स्ट है आपका ओशन वाटर का। ओशन वाटर में अभी तक देखा जाए तो जो भी जो रेशियो है लैंड एंड वाटर का, ठीक है, वो क्या है, 70 लैंड का 30 है और वाटर का 70 है, ठीक है। तो 30:70 कह लो। तो इसमें जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। हम लोग पूरी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें नहीं कर पाए हैं, बट हम लोग ने बहुत किया है। इसमें कई सारे मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट भी करते हैं यहाँ से, जैसे मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, कॉमन सॉल्ट, ये सब ओशन वाटर से हमें मिलता है। बट अभी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इस ओशन वाटर में क्या हैं, और हम लोग बाय डिफरेंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने की और उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और सर पहले वो तो काफी explore करेंगे। डेंजरस भी है ना वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करना। तो डेंजरस है, बट है तो रिसोर्स है ना। हम देखते हैं इकोनॉमिकली फीजिबल है या नहीं है, क्या, और कल्चरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। डेंजरस तो हर चीज में डेंजर है ना। तो अब यहाँ पे ये 5 मोड ऑफ ऑकरेंस पढ़ा हमने। पहला हमने पढ़ा कि इन सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। फिर दूसरा हमने पढ़ा, सर पहला हमने इग्नियस और मेटामॉर्फिक पढ़ा था। मेटामॉर्फिक। okay, thank you. First one was igneous and metamorphic. Second one was sedimentary. Third one was weathering of rock, bauxite पढ़ा। Fourth one placer deposit. Fifth one oceanic report, है ना। तो ये सारे मोड ऑफ ऑकरेंस हैं, यहाँ पे हमें मिनरल्स मिलते हैं। अब इसमें एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो देख लो। इसमें देखोगे मेघालय में यहाँ पे, हालांकि जो टेक्निकली है सारे रिसोर्स किसके होते हैं, नेशन के होते हैं। टेक्निकली और रिसोर्सेज बिलोंग टू अ नेशन, पढ़ा है कहीं पे? यस सर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। यस सर। रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हाँ, तो हम जब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए। बट आपको मैंने फेडरलिज्म में ये भी बताया है कि सर्टेन एरिया इन इंडिया एंजॉयज स्पेशल स्टेटस, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बताया है। यस सर। यस सर। जम्मू कश्मीर भी करता था। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे ट्राइबल एरियाज में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ये परमिशन दिया गया है कि वहाँ की कम्युनिटी या इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो माइंस है, रैट होल माइनिंग कहते हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, डीप अंडर टनल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से माइनिंग जो है करके ले आते हैं। रैट होल, जैसे रैट एक होल बना लेती है ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। अभी क्या हुआ था, इनएनुडेशन हो गया था, ठीक है। इनएनुडेशन हो गया तो यहाँ पे 10-15 लोग ऐसे फंस गए थे अंदर, डीप अंडर माइन। उनको निकालना बहुत मुश्किल हो गया था इस माइन से, ठीक है। तो एनजीटी ने कहा है कि इस तरह के माइनिंग नहीं होने चाहिए, इसको बंद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रैट होल माइनिंग के बारे में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, तो यू विल राइट दैट इट इज प्रैक्टिस इन मेघालय,
पर्टिकुलरली जोआई चेरापूंजी एरिया, ये तो आपको मिल जाएगा। सर इस रैट होल माइनिंग से कुछ पोल्यूशन वगैरह भी होता है क्या, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पे मतलब वो करा है कि इसे स्टॉप कर देना चाहिए? और हाँ बिल्कुल पॉल्यूशन है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पॉल्यूशन, अब माइनिंग कर रहे हो तो माइनिंग से क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन भी हो सकता है, लैंड डिग्रेडेशन होगा, प्लस जो डस्ट पार्टिकल्स है सर हम लोग भी करेंगे तो वो भी तो डस्ट होगा। पार्टिकल भी, हाँ डस्ट पार्टिकल होगा, वो भी क्या करेगा, एयर में जाएगा, है ना। आप जानते हो ना एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, फिर हम उसको फर्दर इनहेल करते हैं, इनहेल करेंगे तो पल्मोनरी डिजीज होगा, है ना। पोल्यूशन इन्वॉल्व है। अब इंडिया में देखो तो मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, रिच है मिनरल रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली आप आयरन ओर। ओके, माय वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन, क्या मेरा वॉइस? नो सर, योर वॉइस इज नॉट ब्रेकिंग। नो सर, यू आर ऑडिबल। नो सर, सर यू आर ऑडिबल। अच्छा, नाउ तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोगों ने रिसोर्सेज में भी पढ़ा था कि रिसोर्सेज इन इंडिया, ओके, रिसोर्सेज इन इंडिया आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं पे वाटर है तो कहीं पे कल्चरल हेरिटेज है, फिर हमने पढ़ा कि पेनिनसुला इंडिया में मिनरल डिपॉजिट है, पढ़ा था। यस सर। कहीं पे पढ़ा था रिसोर्स प्लानिंग, है ना। तो वी नीड अ रिसोर्स प्लानिंग इन ऑर्डर टू, हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें रिसोर्स प्लानिंग चाहिए कि हम क्या कर सकें, सारे रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें थ्रू आउट द इंडिया, एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, जो कि हो सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मिनरल्स का भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवनली। पर्टिकुलरली जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो पेनिनसुलर रॉक्स में पाए जाते हैं। आपने ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। कोल, मेटालिक मिनरल्स, माइका एंड ऑल, नॉन मेटालिक मिनरल्स भी हैं, ओके। गुजरात एंड असम में हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम का डिपॉजिट। अंकलेश्वर एंड दिग्बोई, नहरकटिया की जगह है, ठीक है। दिग्बोई आप जानते हो, हैव यू हर्ड ऑफ दिस नेम, दिग्बोई? यस सर, असम में पेट्रोलियम सबसे बड़ा पेट्रोलियम का है। हाँ, दिग्बोई के बारे में। फिर उसके बाद राजस्थान में आप देखोगे तो नॉन फेरस मिनरल्स पाए जाते हैं, ओके। नॉर्दर्न इंडिया ऑलमोस्ट डिवॉइड है इकोनॉमिक मिनरल से। तो ये सारे मिनरल्स हैं, और ये जो मिनरल्स का फॉर्मेशन है उसका जियोलॉजिक स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम इन्वॉल्व होता है, तब ये मिनरल फॉर्म्स हैं। अच्छा, मिनरल इज अ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? अगर आपसे कोई पूछे तो व्हाट विल यू आंसर? नॉन रिन्यूएबल। अच्छा, मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल एक्चुअली, ओके। बट एक बात और आपको बता दूं, इट्स रिन्यूएबल, ओके, ये एक रिन्यूएबल है, बट ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है वो एक सर्टेन स्टेज तक ही है, बहुत बड़े जियोलॉजिकल टाइम पे होता है। हाँ, तो ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है वो एक सर्टेन स्टेज तक ही है, 100 ईयर्स, और इससे ज्यादा तो नहीं जाता, सब केसेस में जाता है। तो ह्यूमन बीइंग इसको जब पढ़ते हैं तो कहते हैं भाई हमारे टाइम पीरियड में, मीन्स इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स इन इट्स फॉर्मेशन, let us call it as a non-renewable, but in real sense it's a renewable, but time period क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है आपको कंसेप्ट? तो रेट ऑफ कंजम्पशन को हमको रेट ऑफ कंजम्पशन को रिड्यूस करना होगा ताकि इसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। हम नॉन रिन्यूएबल फॉर्म में ही इसे पढ़ेंगे, तभी हम इसके रेट ऑफ कंजम्पशन को रिड्यूस कर पाएंगे और इसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर हम ये सोच के चलें इट्स रिन्यूएबल, आज नहीं तो कल होगा ही, अभी जो भी है उसको खत्म कर दें, तो दिस इज नॉट अ फीजिबल वे एंड अ सस्टेनेबल वे, दिस विल नॉट बी अ सस्टेनेबल वे। हमें ऐसे इस्तेमाल करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो, अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचा रहे, और हमारा अपना भी काम है, एनवायरनमेंट भी सेफ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा ही होगा। यस सर। यस सर, पढ़ा है वो तो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया है
distribute. Always remember that the concentration of mineral in the ore, the ease of extraction, closeness to the market play an important role in affecting the economic viability of a reserve. Thus, to meet the demand, a choice has to be made between a number of possible options. When this is done, mineral deposit or reserve turns into a mine. समझ में आया? हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल का कितना है, मैंने शायद बता दिया है इसको. ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन को देखेंगे, मार्केट से कितना क्लोज है, इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं, या कमर्शियली वायबल है या नहीं. जब ये सारे फैक्टर्स जो है फुलफिल हो जाते हैं एज पर द नीड और डिमांड फुलफिल हो रहे हैं, then only we will change that particular site or reserve into a mine. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's clear. समझ में आ गया सभी बच्चों को यहाँ पे जो भी हैं? Yes, sir. Yes, sir. Sir. किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो. सर इधर माइन से समझा दो. माइन जो है किसी भी रिजर्व या किसी भी डिपॉजिट को माइन हम तब बुलाते हैं जब नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे फुलफिल हो जाएं. इंपॉर्टेंट, जैसे कि क्लोजनेस टू द मार्केट देख लें, इकोनॉमिकली फीजिबल है या नहीं है, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन देख लें, है ना. जब डिफरेंट पैरामीटर्स हमारे फुलफिल होते हैं तब हम उसको चेंज कर लेते हैं फ्रॉम रिजर्व टू माइन. जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में ही बता दिया था कि अगर हम कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ही देख लेंगे बहुत ज्यादा है और कहीं और कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बहुत कम है या रीजनेबल है, तो हमारा वो नहीं बिकेगा, वो मिनरल हमारा नहीं बिकेगा. उसमें जो अगर हम फर्दर कोई भी सामान बनाएंगे तो वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा. और जब इकोनॉमिकली फीजिबल है ही नहीं, लोग उसको जब खरीद ही नहीं रहे हैं, तो आप क्यों उसको जो है आप कैसे बेचोगे? फिर आपको बहुत प्रॉब्लम, आप बेच ही नहीं पाओगे, आपका बिकेगा ही नहीं. सस्ता जिसका होगा उसी का बिकेगा. बताया है ये अभी. Okay, sir. अब आते हैं फेरस मिनरल्स पे. ठीक है, फेरस मिनरल्स 3/4 फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स. जितने भी मेटालिक मिनरल्स होते हैं उसके 3/4 क्या है? फेरस. ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, अब अगर फेरस में देखो तो पर्टिकुलरली कौन सा आ जाएगा? आयरन के बारे में हम डिस्कस करते हैं जब फेरस बोलते हैं. फेरस में किसको बोलते हैं सबसे पहले? आयरन. ठीक है, आयरन का रोल होता है. आयरन का जो केमिस्ट्री में नाम होता है वो फेरस ही होता है. Yes, हाँ, sir. तो फेरस Latin. बिल्कुल. तो आपका आयरन हो गया. आयरन एक जो है स्ट्रॉन्ग बेस है अलग अलग इंडस्ट्रीज के बनने में, या उसके जो है एक्ट एज अ रॉ मटेरियल. ठीक, फिर उसके बाद आयरन से स्टील बनाते हो, आयरन से ही बनाते हो, मैग्नीज से, है ना, स्टील का फॉर्मेशन Yes, होता है. sir. Yes, sir. तो आयरन के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पे Yes, पढ़ेंगे. sir. आयरन वो. सर अब ये यहाँ वाली पे लाइन की आयरन एंड स्टील इज बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री हमने पहले भी पढ़ी थी ना कहीं 9th में शायद. आयरन 8th एंड में पढ़ी थी. 8th में शायद टेस्को वाला. 8th में चैप्टर नंबर 4 था. हाँ, अभी हम लोग यहाँ पे अच्छा आ जाते हैं. ठीक है, अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसमें फिर से ये पॉइंट आएंगे और मैं डिस्कस करूंगा वहाँ पे. अब आयरन ओर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, आयरन और कोल, एनटीएससी के लिए भी. तो आयरन ओर आप जानते हो कि ये बेस है. इट एक्ट एज अ बेस फॉर नंबर ऑफ इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री particularly. So you will find particularly 2 types of iron ore in India, or a discussion of 2 types of iron ore. एक है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट. सर पहला वाला फेरस ऑक्साइड का है, दूसरा फेरिक ऑक्साइड का. हाँ, इंडिया में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है? हेमेटाइट. मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विथ अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70 सेंटीमीटर. ये पूछा जाता है एग्जाम. ओके, मैग्नेटिक क्वालिटीज इसमें क्या होती है? ज्यादा होती है. आयरन के बारे में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कुछ पढ़ते हैं. Yes, sir.
यस सर। अच्छा, Yes, sir. यस सर। और हेमेटाइट, Yes, हेमेटाइट sir. ओर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल आयरन, बट इसका कार्बन अरे सॉरी आयरन कंटेंट क्या होता है, 50 to 60% होता है। इंडिया में ज्यादातर हेमेटाइट पाया जाता है टाइप ऑफ आयरन। हालांकि इसके अलावा भी है, लिमोनाइट है, सिडराइट है, आपके बुक में सब डिस्कस नहीं हाइड्रेटेड किया गया फॉर्म है। ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, तो हम लोग पर्टिकुलरली यहाँ पे हेमेटाइट के बारे में, ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है आयरन का वो देखेंगे इंडिया में किस तरीके से है। सबसे ज्यादा उड़ीसा है, ये देख लेना यहाँ पे। अब आयरन ओर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये याद रख लीजिएगा, कोशिश करिए कहीं पे बना लें कॉपी में। यहाँ पे एक हिल मेजर है, बादाम पहाड़। बैला, किला, बाबा बुडान। याद है कॉफी में पढ़ाया था बाबा बुडान सबसे पहले। तो वो तो ये सर बाबा बुडान हिल्स यस सर, में बाबा बुडान हिल। यस सर पढ़ाया है। कर्नाटका में कॉफी बहुत ज्यादा बिकती थी वहां, मतलब वो कॉफी का ग्रोइंग उन्होंने स्टार्ट करा था वहीं से। अब यहाँ पे हाँ, मयूरभंज सर आपने बादम बादम पहाड़ के नीचे क्या लिखा है? बाल दलिया। ये सर येमेन। बैला डिला। नहीं सर, उसके भी ठीक है, नीचे। ये केंदुझर है, JHAR। ठीक है, बैला डिला, बाबा बुडान, बादाम पहाड़, बादाम पहाड़, बैला डिला, बाबा बुडान हिल्स, मयूरभंज, केंदुझर, यहाँ पे झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में गुआ एंड नोआमुंदी। स्पेलिंग चेक कर लेना नोआमुंदी का। बैला डिला, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, फिर बाबा बुडान, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तुमकुरु। स्पेलिंग देख लेना, तुमकुरु। ये नंबर ऑफ डिपोजिशन है किसके, आयरन के। नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है, तो मेमोराइज दिस। शुरुआत में देखोगे तो लगेगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे, बट बहुत आसान है। बादाम पहाड़, उड़ीसा एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा पर्टिकुलरली, उड़ीसा झारखंड बेल्ट है। ठीक है, यहाँ पे बादाम पहाड़ के आसपास आयरन ओर का डिपोजिशन मयूरभंज और केंदुझर, और झारखंड के डिस्ट्रिक्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में गुआ नोआमुंदी, यहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है। बैलाडेला हिल्स में दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट है। ठीक है, यहाँ पे आयरन ओर का डिपोजिशन। फिर बाबा बुडान में बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुरु, तुमकुरु। ठीक है, ये जगह है, ये माइंस हैं जहां से हम निकालते हैं आयरन। समझ में आया? याद हो जाएगा सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। फिर से बता दे रहा हूँ, बादाम पहाड़, मयूरभंज, तेंदुलकर, सिंहभूम में गुआ और नोआमुंदी, फिर बैलाडीला, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, फिर बाबा बुडान, बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुरु, तुमकुरु। समझ में आया? यस पहला सर। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, बादाम पहाड़, मयूरभंज, केंदुझर, झारखंड के सिंहभूम में गुआ नोआमुंदी, फिर दूसरा बैलाडीला, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, फिर बाबा बुडान, बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुरु, तुमकुरु।
कुछ कुछ याद हो रहा है? अरे भाई, याद हो रहा है? यस सर। यस सर। सर अभी तो एकदम से नहीं होता। बादाम का पहाड़ है कहाँ? उड़ीसा झारखंड पे। मयूरभंज, केंदुझर, वहां पे सिंह का भूमि है झारखंड में, सिंह भूमि। गुआ नवामुंदी जगह है जहां से आयरन निकाला जाता है। फिर बैलाडीला, बैल से बैलाडीला, ठीक है। बैलाडीला में दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, ये बेल्ट है। दुर्ग, दुर्गा, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, ठीक है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, कहाँ? बैलाडीला। फिर आपका आ जाओ बाबा बुडान, ऑलरेडी यू नो, यू हैव हर्ड अबाउट इट। बाबा बुडान, बाबा बुडान में बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुरु, तुमकुरु। जैसे किसी को कुछ खराब कहा जा रहा है, बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुरु, तुमकुरु, ठीक है। 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब ये आपके डिवोशन पे डिपेंड यस सर, करता तभी है। होगा। अभी तो सर थोड़ा थोड़ा हो गया। ओके, नाउ ये एक बार एग्जाम में आया था, कुदरे इन कन्नड़ मीन्स हॉर्स। ओके, याद रखिएगा। अच्छा रुकिए, मैं आपको भी जो मैंने बनाया वो आप देखो। ये देखो, दिख रहा है आपको? मयूरभंज, केंदुझर, गोवा। यस सर। यस सर। ये देखो, दुर्ग, बस्तर, sir. चंद्रपुर, बैलाडीला आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे बाबा बुडान वाला, बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुरु, तुमकुरु। बादाम पहाड़ कहाँ है? हाँ सर ओवरऑल बादाम। ये जो हिल्स हैं इसमें अलग अलग जगहों पे इसको बुलाया गया है। मयूरभंज, केंदुझर, गोवा। सर लिखा तो नहीं है। अरे भाई, ये जो हिल्स है उसको हिल्स को कहा जा रहा है। चलो, तुम्हें लिखा हुआ मानते हो ना तुम, है ना? ये लो, यस सर। वैभव विशाल झा, वैभव। यस सर, अब लिखा हुआ है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट कर्नाटक, फेस ऑफ अ हॉर्स, ये याद रखिएगा, कुदरे मुख अभी पढ़ोगे। बैलाडीला, ये हम्प ऑफ एन ऑक्स, हम्प समझते हो आप ऑक्स का? तो बैलाडीला का जो अपीयरेंस है, बैलाडीला हिल का, देखो बैलाडीला नाम से ही लग रहा है हम्प ऑफ एन ऑक्स, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रखिए सर। लेकिन हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की तो अनाईमुडी है। कहाँ पे है? लास्ट ईयर पढ़ा था मैंने। कर्नाटक में? नो सर, वो तो केरल में। अब ठीक है, कर्नाटक तो कर्नाटक का बता। चलो अब इस पोर्शन को कोई रीड कर लो। आई थिंक कोई बच्चा रीड करेगा तो ये ज्यादा क्लियर होगा। हु विल रीड? ये क्या नाम है उस बच्चे का, मैं भूल रहा हूँ। शुभ्रोशी पाल, शुभोशी, आई थिंक ये नाम। यू आर हियर शुभोशी? नो। सौम्या, यस सर। रीड करो। सर आयरन ओर से। हाँ, आयरन इसके ओर। पहले वाली रीडिंग कर लोगे आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, करने को तो सर ये वाली भी कर लेंगे। नहीं ये वाले मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा और ज्यादा रिलेट कर पाओ, है ना? क्योंकि ये चैप्टर सीबीएसई में आ नहीं रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसके मेन पॉइंट को ही फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो मैं सारा रीड करा देता। यस, कंटिन्यू। Iron ore. Iron ore is the basic mineral and the backbone of industrial development. India is endowed with fairly abundant resources of iron ore. India is rich in good quality iron ore. Magnetite is the finest ore with a very high content of iron up to 70%. It has excellent magnetic qualities, especially valuable in the electrical industry. Hematite ore is the most important industrial iron ore in terms of quality used, but has slightly lower iron content than magnetite.
50 to 60%. Kudre in Kannada means horse. The highest peak in the western Ghats of Karnataka resembles the face of a horse. The Beladila hills look like the hump of an ox, and hence its name. The major iron ore belts in India are Odisha Jharkhand belt. In Odisha, high-grade hematite ore is found in Badam Pahad mines in Mayurbganj and Kendujhar districts. In the adjoining Singhbhum district of Jharkhand, iron ore is mined in Goa and Nuamundi. Durg Bastar Chandrapur belt lies in the Chhattisgarh and Maharashtra. Very high-grade hematites are found in the famous Beladila range of hills in the Bastar district of Chhattisgarh. The range of hills comprise of 14 deposits of super high-grade hematite iron ore. It has the best physical properties needed for the steel making. Iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea via Visakhapatnam port. वेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पोर्ट है, लैंडलॉक पोर्ट, हम लोग जब लाइफ लाइन्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, माइन को भेजा जाता है कहाँ, जापान एंड साउथ कोरिया, याद रखिए, साउथ कोरिया, ठीक है। यहाँ पे एक लैंडलॉक पोर्ट है विशाखापट्टनम, हम लोग लाइफ लाइन्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा, मैं डिस्कस करूंगा वहाँ पे। फिर नेक्स्ट, Ballari Chitradurga Chikmagaluru Tumakuru belt in Karnataka has large iron reserves of iron ore. The Kudremukh mines located in western Ghats of Karnataka are a 100% export unit. Kudremukh deposits are known to be one of the largest in the world. very important. The iron ore is transported as slurry through a pipeline to a port near Mangaluru. Maharashtra Goa belt. वेट, तो यहाँ पे एक पोर्ट है मंगलुरु, दिख रहा है आपको, यहाँ पे मंगलुरु, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ क्या किया जाता है, 100% एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन। अब देखो गोवा रत्नागिरी वाला जो हिल है, यहाँ पे भी हालांकि आयरन ओर का कंटेंट बहुत अच्छा नहीं है, बट स्टिल यूज होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, माइन होता है यहाँ से, और मरमा गांव पोर्ट से फिर उसको फर्दर आके ले जाया जाता है। ओके, कंटिन्यू। Maharashtra Goa belt includes the state of Goa and Ratnagiri district of Maharashtra. Though the ores are not of very high quality, yet they are efficiently exploited. Iron ore is exported through Marmagua port. समझ में आया? आयरन ओर इज क्लियर? यस सर। सर ये जो माइनिंग का वर्क होता है, सर ये जो माइनिंग का वर्क होता है मोस्टली प्राइवेट कंपनीज के थ्रू होता है। माइनिंग का डिपेंड, ठीक है। गवर्नमेंट आप उसमें जो है प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट से कराए, पब्लिक सेक्टर से कराए, ओके, बट इट परमिट लेना होता है, परमिशन लेना होता है, ओके। कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उसमें, प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अब आ जाओ मैग्नीज में। तो मैग्नीज को जो है स्टील और फेरो मैग्नीज अलॉय बनाने में हेल्प लिया जाता है। 10 केजी मैग्नीज से हम लगभग 1 टन स्टील बनाते हैं। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए, एनटीएससी के 1 टन अगर स्टील बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो वी नीड 10 केजी ऑफ मैग्नीज। उसके अलावा ये ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेंट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका जो अगर प्रोड्यूस अगर देखा जाए प्रोडक्शन, तो इट इज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इन केस ऑफ आयरन ओर इट वाज उड़ीसा। पढ़ा है अभी लेटेस्ट आपने। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें नॉन फेरस मिनरल। सर मैंगनीज तो हमने पढ़ा था कि इंडियन ओशन बेड के नीचे भी, वहां से भी हम नोड्यूल्स को इंटरनेशनल मैंगनीज नोड्यूल जी। अब आते हैं नॉन फेरस में। तो नॉन फेरस में हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिंक, देखेंगे इट इंक्लूड्स कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, ठीक है। नंबर ऑफ मेटालर्जिकल और इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम कॉपर और बॉक्साइट ही पढ़ेंगे। कॉपर एंड एल्युमिनियम आप जानते होंगे, वायर में हम या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हैं तो हम उसमें पूछते हैं ना कि इसमें बाइंडिंग अगर पर्टिकुलरली देखी जाए तो उसमें डिस्कस होता है कॉपर की है या एल्युमिनियम की है। सुना है कभी ऐसा आपने? यस सर। सर कॉपर
Which one is better, copper one or aluminum one? सर कॉपर कॉपर कॉपर। अभी देखो मैलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर, मुझे लगता है ये सब आप जानते हैं। The meaning of हाँ, इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। अब जो जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये पाया कहाँ जाता है, बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम ऑलरेडी यू नो आयरन ओर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर, ठीक है। बालाघाट माइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी कॉपर, बालाघाट माइंस एमपी, खेतरी राजस्थान एंड सिंहभूम, ये कहाँ है, झारखंड। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कॉपर। ये याद रखिएगा, आपके मैप में भी आ सकता है, प्लस आपके एनटीएससी में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन, बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में भी आप जानते हैं, अभी हमने पढ़ा वेदरिंग ऑफ क्लेई सब्सटेंस एंड द रेसिडुअल पार्ट, है ना। clay like substance that alumina and later aluminium is obtained. Bauxite deposits are formed by decomposition of wide variety of rocks rich in aluminum silicates. Okay. अब aluminium के बारे में आप एक चीज देखोगे, it combines the strength of metals such as iron with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability. You are a science student. Let me know what this paragraph stands for. Yes sir, aluminium जो है मैं बताऊं सर अपने नाम बताओ बस। सर आदि सिंह, उत्कर्ष, सर आदित्य वर्मा। आदि सिंह सबसे पहले बताएंगे क्या इसका मतलब हुआ। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्यूमिनियम है वो आयरन के जितना हार्ड है, और सर बट वो आयरन के कंपैरिजन में उससे हल्का होता है, और सर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, और सर वो मैलिएबल मतलब उसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। आदि ये बताओ इसका क्या मतलब है कि इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स सच एज आयरन। वो क्या नाइट है, मतलब ये आयरन जितना ही स्ट्रांग है बट उससे हल्का है वेट में। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है इस पे? और किसी को कुछ कहना है फर्दर? चलिए ठीक है। तो अल्युमिनियम का आप जानते हैं कि अल्युमिनियम लाइट वेट होने लाइटनेस होने के साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ क्या है, आयरन जैसी है। अगर आप आयरन के अगर आप देखो कभी टूट जाता है, साइकिल मतलब अगर आप देख लो साइकिल में कहीं पे टूट गया आयरन, तो जब आप उसकी वेल्डिंग कराते हो तो उस वेल्डिंग में कौन सा मिनरल यूज होता है, क्या यूज होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, थर्माइट रिएक्शन होता है। थर्माइट रिएक्शन। एल्युमिनियम क्या होता है इसमें? क्या एल्युमिनियम का प्रेजेंस होता है? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के काम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब ये कहाँ ये पाया जाता है? इसे एयरक्राफ्ट बनाने में भी यूज किया जाता है क्योंकि हल्का होता है। बिल्कुल, गुड आंसर। अब ये कहाँ पाया जाता है? अमरकंटक प्लेट्यूज, मैकाल हिल, पढ़ा है ये आपने? सर अमरकंटक तो याद है, सर ड्रेनेज में पढ़ा था, सर ड्रेनेज में पढ़ा था। विंध्यन रेंज, सतपुरा रेंज, याद है सब? यस सर, नर्मदा रिवर का होता था। यस सर। अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर, कटनी। ठीक है, इफ यू वांट टू सी इन मैप यू कैन गो थ्रू दैट। तो ये किसका है? दिख रहा है आप लोगों को अमरकंटक हिल? दिखा? यस सर। अमरकंटक, यस सर। यस सर। बिलासपुर यहाँ पे आपको दिख रहा है? यस सर। अब इसमें याद कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। कौन कहाँ से पाया, कौन
मिनरल कहाँ पे पाया जाता है। मेन कंटेंट इसका यही है, बाकी चीजें साइंस की हैं, आप पढ़ रखे हो, जानते हो। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ओके, पंचपत माली पर्टिकुलरली उड़ीसा में कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का ऐसा जगह है जहाँ पे बॉक्साइट का डिपॉजिट है। उड़ीसा तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है ही, उसमें पर्टिकुलरली पंचपत माली। आपने इसी से रिलेटेड एक और भी पढ़ा है, पोंचमपल्ली। यस सर, भूदान ग्रामदान। भूदान है ग्रामदान, यस याद आ रहा है? प्रदेश में एक यस जैसे सर, सर रामचंद्र रेड्डी जैसे भूदान वाला पढ़ा था। तो ये पोंचपत माली डिपॉजिट है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, जहाँ पे हमें क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। अब आफ्टर बॉक्साइट अल्युमिनियम के बारे में थोड़ा सा बताया गया। नेपोलियन थर्ड अल्युमिनियम से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, उन्होंने बटन वगैरह अपने हुक्स वगैरह उसी अल्युमिनियम से बनाए। काफी ये क्या थे, देखने में अट्रैक्टिव थे, लोगों को इनको लगा कि भाई गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा ये क्या है, शाइनिंग है। और बाद में देखा गया कि अल्युमिनियम तो पुअर्स बेगर्स भी यूज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में नेपोलियन थर्ड वाज वेरी 30 साल बाद। हाँ 30 साल बाद। तो सर चलो बॉक्साइट में लिखा है कि सर bauxite deposits are formed by decomposition of wide variety of rocks which in aluminium। सर वही बात बता दो। ये a clay like substance that aluminium and later aluminium is obtained, यही। No sir, bauxite deposits are formed, sir, इस line by the decomposition of wide variety of rocks rich in aluminium silicate। तो अल्युमिनियम सिलिकेट्स में रॉक्स, कुछ ऐसे रॉक्स, ठीक है, जिसके की क्लेई सब्सटेंस वेदर्ड होके, ऐसे रॉक्स जो एल्युमिनियम सिलिकेट्स उसमें ज्यादा है, ठीक है, और उसके रॉक्स की वेदरिंग होती है और जो रेसिडुअल पार्ट होता है उसी से हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम बनाते हैं। समझ में आ रहा है? एल्युमिनियम उन रॉक्स की वेदरिंग से जो मिलता है वो होता है बॉक्साइट। हाँ ओके सर। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉन मेटालिक। मेटालिक हो गया आपका फेरस, नॉन फेरस, ठीक है। नॉन मेटालिक में सबसे पहले माइका। माइका के बारे में आप देखोगे कि प्लेट्स और लीव्स से बनी होती है सीरीज ऑफ। इसको इजिली थिन शीट में हम चेंज कर सकते हैं, वेरी थिन शीट। अगर आप यहाँ से फ्यू सेंटीमीटर अगर आप देख लो, मान लेते हैं फ्यू सेंटीमीटर है, इसमें हजारों माइका शीट आ सकते हैं। दे हैव एन एक्सीलेंट डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। Their color varies from black, green, red, yellow, brown, है ना। सर डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? अब यही तो मैं आपसे पूछने सर वाला। मैं बताऊं? रुक जाओ। लो पावर सर, मैं लॉस बताऊं? फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। अगर आप देखो तो आपके घर में जो ये वोल्टेज स्विच वगैरह होते हैं, ये किससे बने होते हैं? बोर्ड माइका से, सर प्लास्टिक से नहीं बने होते? सब बेकलाइट के बने रहते हैं। हाँ, तो इसका बैकलाइट से बने हैं, माइका का भी इस्तेमाल होता है इसको बनाने में। सर कुछ में माइका भी they have excellent dielectric strength, ठीक है। they have an excellent dielectric strength। इसका मतलब कौन बताने वाला था आपने से? सर मैं वैभव विशेषकर। हाँ बताओ सर डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो नीचे लिखा हो ना, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, उसी से रिलेटेड है। अगर कोई इंसुलेटर का एबिलिटी हो, अभी नहीं चाहिए हमको सर, कोई इंसुलेटर का प्रॉपर्टी को, मतलब कोई इंसुलेटर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिना टूटे और बिना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे कितना देर तक रह सकता है और कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फील्ड के स्ट्रेंथ के अंदर रह सकता है, सर उसी को डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। वो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, अगर आपने से किसी को ये बात लिखनी है तो लिख लो, प्योर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। एक ऐसे प्योर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसका जो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकता है,
मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को के साथ विथस्टैंड कर सकता है, और कोई किसी भी तरह का उसमें जो है कि मीन वाइल कोई भी ब्रेकडाउन ना आए और वो इलेक्ट्रिकली भी वर्क करता रहे। तो इन शॉर्ट एक्सेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सेलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एक्सेलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, लो पावर लॉस। समझ में आई बात? क्लियर है? Yes, sir. In this way. So where we find mica? A question comes that where we find mica. So mica is found in Chota Nagpur plateau of Kodarma, Gaya and Hazirabad belt of Jharkhand. सर छोटा नागपुर प्लेटो में भी सर एज पे, एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो। फिर कोदरमा गया, हजीराबाग बेल्ट ऑफ झारखंड। राजस्थान में ये आपका अजमेर में पाया जाता है। फिर ये नेल्लोर में पाया जाता है। वेयर इज नेल्लोर? इट इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो माइका एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, फिर कोदरमा गया, हजीराबाग बेल्ट, फिर अजमेर। नाम सुना होगा आपने अजमेर का, राजस्थान में। यस सर। यस सर। नेल्लोर, ये कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश। जो बच्चा इसको अच्छे से पढ़ ले जाएगा उसने समझो अपना आधा काम कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा फॉर श्योर एंड सर्टेन, मैं क्लास आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं। सर एग्जाम चल रहे हैं अभी तो, मुझे नहीं पता, क्लास में बैठो 10-15 मिनट इसी को बस याद करके रखो कौन सा कहाँ पे पाया था, बस मुझे ज्यादा नहीं। सर किस चीज को जो अभी लिखवाया आपने? हाँ, मतलब कि जो भी डेटा मैंने आज बताया है, जो भी ये पर्टिकुलर मिनरल्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, यही चलो बताओ, बाकी बाद में बताओ। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है रॉक मिनरल्स, इसमें लाइमस्टोन के बारे में देखते हैं। ये कंपोज होता है कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है एंड इट एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर जब ब्लास्ट फर्नेस में होता है तब उसमें लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक आप लोग ये जानते होंगे ब्लास्ट फर्नेस वगैरह, स्मेल्टिंग की जाती है आयरन। ये सर ब्लास्ट फर्नेस एक वेसल होता है जिसमें कि एक पोजीशन, हाँ, तो इस ब्लास्ट मिक्सचर उसमें ब्लास्ट फर्नेस में हम जब आयरन ओर को स्मेल्ट करते हैं तो उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उसमें लाइमस्टोन इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है एज अ रॉ मटेरियल। याद रखिएगा, ये एनटीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, which among the following act as a raw material for cement industry? So it was limestone. जितना मैं कह दूं कि ये पेपर में आया है, आप लोग पेपर चेक कर सकते हैं, वहां पे फाइंड करना। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है और बहुत इजी भी है, हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग। क्या हैजार्ड? आप खुद जानते हो कि अगर माइनिंग वाले साइट पे अगर आप जाते हो तो वहां पे माइनिंग का कोलैप्स, जो माइन का रूफ है वो कोलैप्स कर सकता है, माइन में पानी भर सकता है। जैसे मैंने आपको रैट होल माइनिंग में बताया था, लोग फंस के मर गए थे, इनएनुडेशन हो गया, फायर लग सकता है माइंस में, ठीक है। तो माइंस में अगर फायर लग गया तो पूरा का पूरा माइन खतरे में है ना सर। वहां के साथ साथ पहले सुन लो मेरी बात सारी आप लोग, डस्ट एंड नॉक्सियस फ्यूम्स भी निकलते हैं जो कि वहां पे माइनर्स हैं उसको इनहेल करते हैं। माइनर्स क्या करते हैं? उसको इनहेल करते हैं। जो वाटर है वहां का वो कंटामिनेटेड हो जाता है, जो उसके स्लरी और वेस्ट होते हैं वो लैंड को डिग्रेड करते हैं। ये सब अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा। लैंड डिग्रेडेशन पर्टिकुलरली जो मैं बता रहा हूँ, माइनिंग एंड क्वेरिंग वहां पे भी आपने पढ़ा था इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, याद है? यस सर। चैप्टर 1 रिसोर्स में था। यस सर, और यस सर एग्रीकल्चर की वजह से पंजाब में सर हो गया है ना। ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन, माइनिंग एंड ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, ये सब भी पढ़ा है। चलो, तो ये सारी चीजों से, ठीक है, इनहेल जब करते हैं तो पल्मोनरी डिजीजेस होते हैं। उसके साथ साथ रिस्क है
माइन रूफ कोलैप्स कर सकता है, इनएनुडेशन, फायर, ठीक है, वाटर सोर्सेस कंटामिनेट हो सकता है माइनिंग से, वेस्ट और स्लरी लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, रिवर पॉल्यूशन, ये माइनिंग। सर एक डाउट था, तो इसको हम जो है कहते हैं, सर स्लरी क्या होता है? स्लरी मीन्स सेमी मॉल्टेन स्टेट, ठीक है, सेमी मॉल्टेन स्टेट। एक्सक्यूज मी सर, wait stricter safety regulations and implementation of environmental laws are essential in order to prevent mining from becoming a killer industry, ठीक है। तो इसे किलर इंडस्ट्री भी कहते हैं, याद रखिएगा माइनिंग इंडस्ट्री को, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल आर अफेक्टेड इन वन वे और द अदर। सर इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग हो जाता है, उससे लंग का जो मेम्ब्रेन होता है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है उसमें। अब बताओ, इसमें से अभी कोई बच्चा तुरंत मुझसे पूछ रहा था कि एक्सक्यूज मी सर आई हैव अ डाउट, बताइए किसका डाउट। सर ये जो माइनिंग होती है यहाँ पे इन सब की होती है चेकिंग टाइप की, क्योंकि जो डायमंड और गोल्ड माइन है वहां से तो कोई चुरा भी तो सकता है, चुरा ही सकता है, जो वर्कर्स होते हैं वही ले लेंगे थोड़ा बहुत, और सर थोड़े बहुत में तो उनका बहुत फायदा हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है कि सर्विलेंस होता है ना। ओके सर। चेकिंग। जब जानते हैं प्रीशियस मेटल्स है तो वहाँ पे आपके जो है कि सर्विलेंस स्ट्रिक्ट कर देंगे, कई सारे लोग रहेंगे जो एक ही चीज को देखते रहेंगे। जब ये प्रीशियस है तो सभी के लिए प्रीशियस है ना। ओके, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ तक याद करके आओगे नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चे? यस सर। ओके सर। रिसेंटली आप लोग देख रहे होंगे जेंडर, रिलीजन, कास्ट रिसेंटली पढ़ाया ही है, तो आप लोग अभी कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट देख रहे हो? हाँ सर, हाथरस वाला कांड शायद। यस सर। कास्ट इन पॉलिटिक्स, तो वो कास्ट इन पॉलिटिक्स है या पॉलिटिक्स इन कास्ट है? सर कास्ट इन पॉलिटिक्स। सर कास्ट इन पॉलिटिक्स। It's caste in politics when politicians do politics on the basis of caste. ठीक है? यस सर। चलो, so meet you next class. We will discuss further in next class. ठीक है? Take care. Have a night. Good night. Okay sir. Okay sir, good evening sir. Good evening sir. Good evening sir. Good evening, sir. चलो भाई, गुड इवनिंग, बाय। Good evening, यार।